वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। एनसीईआरटी हिस्ट्री के सीरीज के अंतर्गत आज कक्षा 12 के क्लास 12 के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। आज हम लोग उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट को जानेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी को उसमें साझा करेंगे हम। तो आज का चैप्टर हमारा है कि क्लास 12 का कक्षा 2 का चैप्टर 2 का राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का कार्यकाल का जितना भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल के अंतर्गत जो भी इसमें है, एनसीईआरटी के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें चैप्टर 2 के अंतर्गत है, सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की है। और साथ ही एनसीईआरटी के भी प्रश्न जो है आपको इसमें बताए जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले, प्राइमरी शिक्षक की जो तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी या पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जीएस इम्पोर्टेंट है। और जीएस का आपका जो है ये आपके लिए जीएस में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जीएस के वीडियो के लिए। और साथ ही 6 to 8 में हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, इसका सब्जेक्ट होगा। और जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 9 to 10 के लिए जो जीएस और हिस्ट्री सब्जेक्ट लिए उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा जो है आपका DSSB में जो SST की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बिहार स्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सीटेट परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण है। तो स्पेशली जो है ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए वीडियो नोट्स वगैरह जो है आपका बनाया गया है, नोट्स पूरा बताया जाएगा इसमें। और इसमें जो है पूरी व्याख्या के साथ आपको ये पूरी चीज़ें बताई जाएंगी। तो चलिए आज का जो है टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राजा, किसान और नगर। ये आपका क्लास 12 का जो है चैप्टर 2 है। और आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के समय में जितने भी घटनाएं हुई, जितने भी फैक्ट हैं, सब जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आज का देखेंगे प्रश्न जो है आपका, जो टॉपिक है आपका, जो कंटेंट है कि अभिलेख किसे कहते हैं। देखिए एनसीईआरटी में जो आपने देखा जो पिछली परीक्षा हुई है बीपीएससी TRE 3 की, उसमें एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन प्रश्नों को उठाकर लाइन टू लाइन जो है टॉपिक को, कंटेंट को उठाकर उसमें दे दिया था प्रश्न में। तो मैंने भी उसी तरह आपको इसमें शामिल किया वैसे ही प्रश्नों को। इससे आपको आगे आने वाली जो बीपीएससी की परीक्षा है, शिक्षक की बीपीएससी TRE 3 की जो फिर से परीक्षा होने वाली है, या TRE 4 की जो परीक्षा होगी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अभिलेख किसे कहते हैं ये जानेंगे। अभिलेख क्या होता है उसके संदर्भ में पूरी चीज़ जानकारी जानेंगे। तो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते थे ये अभिलेख, और अस्थाई प्रमाण होते थे। क्योंकि देखिए अभिलेख का मतलब जो है आप पत्थर पर कोई भी चीज़ उकेर देंगे, या धातु पर कोई भी चीज़ उकेरेंगे, मिट्टी पर कोई भी चीज़ उकेरेंगे, तो वो ज़्यादा दिनों तक मतलब टिका रहता है, ज़्यादा दिनों तक वो टिका रहता है, इसलिए अस्थाई प्रमाण होते हैं, ये अस्थाई प्रमाण माने जाते हैं। अब जानेंगे कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र, देखिए ऐसे ही प्रश्न आपका बन सकता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। और इसमें आपको घुमा करके अंग्रेजी में भी पूछ सकता है, तो इंग्लिश में मैंने इंक्लूड कर दिया है, एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। हिंदी में अभिलेख शास्त्र और अंग्रेजी में जो है एपिग्राफी कहा जाता है। इसके अलावा सिक्कों का अध्ययन इम्पोर्टेंट है, इसको क्या कहा जाएगा, तो ये मुद्रा शास्त्र कहलाएगा, और इसको अंग्रेजी में न्यूमिस्मैटिक्स कहेंगे, न्यूमिस्मैटिक्स कहेंगे, ये न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। तो आगे का कंटेंट देखेंगे, आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ओलिगार्की या समूह शासन क्या होता था। इससे भी प्रश्न आपका बन सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि जहाँ पे ओलिगार्की याद रखिएगा इसमें, या समूह शासन होता है, मैंने आप लिख करके लिख दिया है, इससे स्पष्ट हो जाएगा। जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, जहाँ पे जिस देश में, जिस राज्य में सत्ता जो है पुरुषों
का एक समूह होता है उनके हाथ में होती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया, रोमन साम्राज्य में ऐसा होता था कि सत्ता जो है पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती थी, उसे ओलिगार्की शासन कहा जाता था या समूह शासन कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में, इस बात का ध्यान रखेंगे, धर्मशास्त्र की रचना हुई थी। पूछ देगा क्वेश्चन कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धर्मशास्त्र की रचना किसमें हुई थी, तो आपके उत्तर हो जाएंगे संस्कृत में। संस्कृत में उत्तर हो जाएगा इसका कि संस्कृत में इसकी रचना की गई थी। और इसके अलावा आप ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसप ने 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया। यानी 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था उसने, किसने? जेम्स प्रिंसप ने। कब पढ़ा था? तो 1838 ईस्वी में। यहाँ पे 3 प्रश्न बन सकते हैं कि जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि का अध्ययन या ब्राह्मी लिपि को कब पढ़ा था, तो 1838 ईस्वी में। और 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला कौन था, तो जेम्स प्रिंसप हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, काफ़ी कंटेंट महत्वपूर्ण आपको दिया जा रहा है। अशोक के अभिलेखों में उसकी उपाधियाँ, देखिए अशोक का जो अभिलेख मिला है उसकी उपाधियाँ जो फेमस थी, जो प्रसिद्ध उपाधियाँ थी, उसमें देवानाम प्रिय। पूछ देगा कि देवानाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है, तो अशोक को जाना जाता है। तो देवानाम प्रिय का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, तो देवताओं का प्रिय। अशोक के अभिलेख जो थे उसकी उपाधियों में अंतर जो था, ये देवानाम प्रिय था जो उसके अभिलेख में वर्णित है, और इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। इसके अलावा अशोक की जो दूसरी उपाधि थी प्रियदर्शी। प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी, तो अशोक की, और ये कहाँ मिला है, तो अशोक के अभिलेखों में। और इसका अर्थ क्या होता है, देखने में सुंदर। तो आपने जाना कि प्रियदर्शी जो है अशोक के अभिलेखों में उसकी उपाधियों से संबंधित वर्णित है, और देवानाम प्रिय भी उसका उपाधि है जो उसके अभिलेख में वर्णित है। अब आगे देखेंगे इसी से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें, और भी चीज़ें मैं बताऊंगा इसके संदर्भ में कि अशोक के अभिलेख में उसकी और कौन कौन सी उपाधियाँ मिली हैं। तो उससे पहले देख लेंगे कि अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है, जो उस समय की जन सामान्य की भाषा थी। जन सामान्य की भाषा थी, जो अधिकांश अभिलेख जो है ये प्राकृत भाषा में मिले हैं। जबकि पश्चिम उत्तर यानी पश्चिमोत्तर जो प्रदेश था उसमें जो है मिला अभिलेख जो था वो अरमाइक और यूनानी भाषा में मिला है। अरमाइक और यूनानी भाषा में मिला अभिलेख है। और प्राकृत भाषा के अभिलेख जो है ये आपका, जो प्राकृत भाषा के अभिलेख हैं ये आपका ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो अशोक के प्राकृत भाषा के अभिलेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जबकि जो है यहाँ स्पष्ट हो गया कि प्राकृत भाषा जो है जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अब अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लेंगे, क्योंकि अशोक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अशोक द ग्रेट कहा जाता है, अशोक महान कहा जाता है। तो अशोक जो है इसका 2 उपाधि आपने देखा, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी। इसके अलावा और कौन कौन सी उपाधियाँ हैं, तो पुराणों में जो है, पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन के नाम से कहा गया। अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक वर्धन इसको कहा गया है। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। और इसके अलावा अशोक के जो प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है वो अभिलेखों के अलावा ग्रंथों से मिलती है। किस ग्रंथ से, तो वो बौद्ध ग्रंथ हैं जिससे उनके प्रारंभिक जीवन की जानकारी अशोक की मिलती है। अभिलेख के अलावा बौद्ध ग्रंथों से जो है उसकी जानकारी मिलती है। इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म जो हुआ था, इसका जन्म जो हो जाएगा आपका, अशोक का जन्म हो जाएगा 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था।
304 ईसा पूर्व में। और इसके जो है पिता का क्या नाम था, इम्पोर्टेंट है। तो इसके पिता का नाम जो था बिंदुसार था। इसके पिता जो थे बिंदुसार थे। जन्म उसका 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और पिता बिंदुसार थे। और यह जो है इसकी एक और उपाधि है, इसको चंडाशोक भी कहा जाता है। चंडाशोक भी कहा जाता है, यानी निर्दयी अशोक। और इसके अलावा जो है और भी चीज़ें देखेंगे कि अशोक ने जो है और क्या क्या चीज़ें की थी, वो सारी चीज़ें देखते चलेंगे इसके अंतर्गत। और अशोक की अशोक के एक पुत्र का नाम आप बता सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ इसको आपको। अशोक का जो था पुत्र जो था ये महेंद्र था, और उसकी पुत्री का नाम जो था संघमित्रा था। और इन दोनों की माताओं का नाम जो था, अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का, इनकी माता का जो नाम था महादेवी था। ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि महादेवी की अशोक की रानी महादेवी से उत्पन्न कौन कौन से पुत्र संतानें थी। तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी। इसके अलावा एक अशोक का पुत्र कुणाल भी था। और इसकी माता का नाम जो था पद्मावती था, यानी पद्मावती जो अशोक की पत्नी थी, उसी से जो है कुणाल का जन्म हुआ था। इसके अलावा अशोक के अभिलेख में जो है एक उसकी पत्नी का नाम मिलता है, जो उसका नाम है कारुवाकी। इसके अभिलेखों में उसकी पत्नी का नाम उल्लेख है। और कारुवाकी के पुत्र का नाम तीवर था। क्या था? तीवर था। और इसके अलावा जो आपका है कि कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी लिखी थी, उसमें अशोक के पुत्र जालौक का वर्णन है। अशोक के पुत्र जालौक का वर्णन है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में। तो इससे संबंधित आपने कुछ देखा अशोक के बारे में, और चीज़ें जानेंगे। अब आगे देखेंगे कि राजगाह जो है राजगीर का प्राकृत नाम है, और यह मगध की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। और इसके अलावा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी पटना को मगध की राजधानी बनाया गया था। कब? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाटलिपुत्र को कब मगध की राजधानी बनाया गया। तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र, पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र कौन था। तो अशोक था। सबसे पहला क्वेश्चन यही हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र का नाम क्या था। तो अशोक था। अशोक ने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। शासन के 8वें वर्ष में। तो अब जानेंगे कि अशोक ने कब सिंहासन ग्रहण किया था, कब सिंहासन पर आसीन हुआ था। तो सिंहासन पर तो आसीन वो 273 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं कहीं जो है आपका इसको 271 ईसा पूर्व, 272 ईसा पूर्व मिलेगा, और कहीं कहीं 268 ईसा पूर्व भी मिल सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका राज्याभिषेक जो हुआ था यह उसके सिंहासन ग्रहण करने के 4 वर्ष बाद, यानी कि 269 ईसा पूर्व में
उसका राज्याभिषेक हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, अशोक का। और इसके देख रहा है यहाँ पे लिख रहा है कि शासन के 8वें वर्ष में, तो 8वें वर्ष में कर देंगे तो 261 ईसा पूर्व में हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, 261 ईसा पूर्व में। आगे का इसमें टॉपिक देखेंगे, आगे का अशोक पहला मौर्य सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों एवं प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पालिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। मौर्य राजवंश में अशोक एक पहला सम्राट था। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको निश्चित रूप से समझिएगा कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य सम्राटों में अशोक जो था पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृत पत्थरों और पालिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया था। तो अब यहाँ ये भी चीज़ जान लेंगे कि ऊपर जो अशोक पहला सम्राट था और उसने ऐसा किया था, तो अब अशोक का जो 13वां शिलालेख है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है आपका कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख में। और यह कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में यह आपका कलिंग युद्ध हुआ था। उसने आक्रमण किया था अपने शासन के 8वें वर्ष में। और इसके अलावा अब कुछ और चीज़ें देख लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीन यूनानी राजदूत आया था। द्वारा लिखा गया विवरण। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिका किसकी पुस्तक है या मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, तो इंडिका हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया। और चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री, चंद्रगुप्त का मौर्य का मंत्री कौन था? कौटिल्य। इसका दूसरा नाम चाणक्य है और इसका तीसरा नाम विष्णुगुप्त है। इसकी रचना का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। इसकी रचना का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। तो ये कौटिल्य ने जो है जो अर्थशास्त्र लिखा है, इस अर्थशास्त्र में उसने बताया है कि कलिंग जो था किसके लिए फेमस था? तो कलिंग जो है सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्रों के लिए, और इसके अलावा जो है हाथियों के लिए फेमस था। हाथियों के लिए भी फेमस था। कलिंग जो चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है उसमें कलिंग के बारे में बताया गया है कि सूती वस्त्रों के लिए और हाथियों के लिए वह प्रसिद्ध था। और आगे का इसमें टॉपिक देख लेंगे और कुछ। अब कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है से संबंधित और क्या चीज़ें। यहाँ पे एक और पॉइंट देख लेंगे कि वर्तमान में इंडिका के कुछ अंश ही उपलब्ध हैं। यानी इंडिका जो पुस्तक लिखी गई थी मेगास्थनीज द्वारा, इसके कुछ ही अंश उपलब्ध हैं। अब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ चीज़ें जान लेंगे। तो इसने जो है मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। ये मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, साम्राज्य का संस्थापक था, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और किस वंश के पतन के बाद? तो नंद वंश का पतन किया था इसने। और इसके बाद पश्चात जो है इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके अलावा जो है चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो है शिक्षा जो हुई थी चाणक्य के द्वारा जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में इसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और इसके अलावा जो है इसका राज्यारोहण जो है एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार 321 ईसा पूर्व में हुआ था इसका राज्यारोहण। और इसके अलावा कहीं कहीं इसको जो है 322 ईसा पूर्व भी
दिया जाता है। तो एनसीईआरटी ही मानेंगे आप। 321 ईसा पूर्व में इसका राज्यारोहण हुआ था। और इसके समय में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो था इसके साम्राज्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। और यही चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने सर्वप्रथम पूरे भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा था। इसको जो है ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और चीजें जान लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मुद्रा राक्षस में नंदराज का पुत्र कहा गया है। नंदराज पुत्र कहा गया है। इसके अलावा एरियन और प्लूटार्क द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजकुल का बताया गया था। और इसके अलावा जो है विलियम जोन्स ने जो है इसको कह सकते हैं कि इसने इसको राजकुल का, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। एरियन और प्लूटार्क द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो की गई थी यह एंड्रोकोट्स के रूप में की गई थी। यहाँ पे इस चीज को कर लेंगे, वो पहले वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। एरियन और प्लूटार्क द्वारा एंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की गई थी। राजकुल वाला जो मैंने बताया तो महाबोधि ग्रंथ में उसका ये मिलता है। और इसके अलावा आपका हो जाएगा कि विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कैसे की थी, तो सैंड्रोकोट्स के रूप में इसकी पहचान की थी। सैंड्रोकोट्स के रूप में विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की थी चंद्रगुप्त मौर्य की। सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स नामों का जो मतलब कह सकते हैं पहचान की गई थी, तो एरियन और प्लूटार्क के द्वारा एंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोट्स जो है ये विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इसके अलावा और भी चीजें इसमें हैं कि सैंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोट्स का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा ये। और सिकंदर महान की जो भेंट थी, सिकंदर महान की भेंट का जो वर्णन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो है प्लूटार्क के द्वारा किया गया था। प्लूटार्क के द्वारा इसका वर्णन किया गया था। और एक कथन इम्पोर्टेंट है कि जस्टिन महोदय ने जो है चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था, तो जस्टिन महोदय ने कहा था। और आगे भी कुछ इससे संबंधित चीजें आप जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। इसके संदर्भ में कुछ और भी चीजें आपको बता रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये बहुत ही महान शासक था कह सकते हैं, क्योंकि इसने जो है सेल्यूकस को पराजित किया था। इसे पराजित किया था। घनानंद के अलावा जो है नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को इसने पराजित करके मगध शासन की स्थापना की थी। सबसे पहले तो घनानंद को ही पराजित किया था इसने। और इसके अलावा जो है इसका युद्ध जो है सेल्यूकस से हुआ था। सेल्यूकस से भी इसका युद्ध हुआ था। और
चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे परास्त किया था कब? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ भी सकता है क्वेश्चन। और इसके बाद जो है जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो है जब संधि होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने जो है कहाँ कहाँ का क्षेत्र दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेल्यूकस ने कंधार का क्षेत्र दिया था जब संधि हो रही है तब, और इसके अलावा काबुल, इसके अलावा हेरात, और इसके बाद मकरान तट जो है इसका क्षेत्र उसने दिया था। और इसके अलावा और भी उसने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, इसकी पुत्री का नाम था हेलेना, का विवाह किया था। और ऐसा माना जाता है कि यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था जिसे स्मिथ महोदय ने लिपिबद्ध किया था। स्मिथ महोदय ने इसको लिपिबद्ध किया था। और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। इसका विवरण जो है, इसका विवरण किसने दिया था? तो स्ट्रेबो ने दिया था। स्ट्रेबो ने इसका विवरण दिया था और एपिनायस ने भी इसका विवरण दिया था। इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह की संभावना को सर्वप्रथम स्मिथ महोदय ने लिपिबद्ध किया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस को क्या क्या दिया था? तो 500 लड़ाकू हाथी भी दिए थे, ये सेल्यूकस को उसने दिया था। तो इस तरह जो है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में भी चंद्रगुप्त के सेल्यूकस से युद्ध और हेलेना से विवाह का विवरण मिलता है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस में भी जो है इसका विवरण मिलता है। तो इस तरह आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे कुछ देख लेंगे और भी चीज़ें। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक उप समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। तो किसके द्वारा जो है सैनिक गतिविधियों के लिए मौर्य शासन में जो है एक समिति और उप समिति का उल्लेख किया गया? तो ये क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज द्वारा। और वे 6 उप समितियाँ क्या थी? नौसेना का संचालन, ये पहली उप समिति थी। यातायात खान पान का संचालन, पैदल सैनिक, और इसके अलावा अश्वारोही, रथारोही, और इसके बाद हाथियों का संचालन। तो ये सब चीज़ें जो थी मेगास्थनीज द्वारा इसका वर्णन किया गया है। और मेगास्थनीज के बारे में कुछ और भी चीज़ें जान लें। मेगास्थनीज के बारे में कुछ चीज़ें देख लेंगे। तो यह मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकट निकेटर का जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया राजदूत था। और मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में जो है कब से कब तक रहा था? तो 304 से 299 ईसा पूर्व तक यह उसके दरबार में रहा था। और भारत में रह करके उसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। और इंडिका में जो है उसने जो इंडिका लिखी थी उसका जो है वर्णन आपको उसकी कुछ चीज़ें जो है एरियन, स्ट्रेबो और प्लिनी की रचनाओं में मिल सकती हैं। मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज को जो है फिर से इसको देख लेंगे।
मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज जो है यह जो है अपना 7 वर्गों में विभाजित था। 7 वर्ग में पहले नंबर पर जो था, इसको सारी चीजें देख लेंगे। दार्शनिक, इसके अलावा कृषक, शिकारी, पशुपालक भी कह सकते हैं, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। तो दार्शनिक, कृषक 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो कि शिकारी, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक और सभासद, ये मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। और उसने ऐसा बताया था कि इस तरह पहले नंबर पर दार्शनिक, दूसरे नंबर पर कृषक, तीसरे नंबर पर शिकारी या पशुपालक, चौथे नंबर व्यापारी और सबसे अंत में सभासद थे। इसके अलावा जो है मेगास्थनीज ने जो है भारतीय यूनानी देवता जो थे, इसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनीसियस यानी शिव कह सकते हैं, शिव को जो है, और हेराक्लिस कृष्ण की पूजा करते थे। जो मेगास्थनीज के अनुसार जो थे, मेगास्थनीज के अनुसार कि भारतीय जो है यूनानी देवता डियोनिसियस शिव या हेराक्लिस कृष्ण की पूजा करते थे, यह मेगास्थनीज ने बताया था। और उसने कुछ पाटलिपुत्र के बारे में भी बताया था, पाटलिपुत्र के बारे में भी कुछ बताया था उसने। तो उसने जो पाटलिपुत्र में देखा, उसने बताया था कि 80 स्टेडिया यानी 16 किलोमीटर यह जो था लंबा था, इसकी लंबाई थी। ये पाटलिपुत्र के बारे में बता रहा था वो। और 15 स्टेडिया यानी 3 किलोमीटर चौड़ा। यह किसके अनुसार है? यह मेगास्थनीज के अनुसार है। इसने बताया था कि इसके चारों ओर जो है 185 मीटर चौड़ी और 30 हाथ गहरी खाई थी। नगर के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी जिसमें 64 तोरण थे। और इसके अलावा जो है, तोरण का मतलब द्वार होता है, 570 बुर्ज थे। ये मेगास्थनीज के अनुसार था। उसने बताया कि नगर का जो प्रबंध होता था नगर परिषद द्वारा होता था। और इसके अलावा जो है नगर के मध्य में जो है चंद्रगुप्त का विशाल राजप्रसाद भी है, ये मेगास्थनीज ने बताया था। और उसने इसकी तुलना जो है सूसा तथा एक बतना के राजमहल से की थी। सूसा तथा एक बतना के राजमहल से चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के तुलना इनसे की थी। और इस तरह जो है उसने पाटलिपुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया। अब इसकी पुस्तक इंडिका से संबंधित कुछ चीजें देख लेंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से संबंधित कुछ चीजें देख लेंगे। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम आपने जाना इंडिका है, और उसने भारत में रहकर ही लिखा था। मौर्यों का इतिहास जानने के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसका ये प्रमुख स्रोत है। और इसमें जो है नगर प्रशासन का वर्णन इसने किया है मौर्यों के। और इसके अलावा जो है इसका पूरा विवरण तो मिलता नहीं है, मगर कुछ इसके विवरण है। और यह जो है एरियन और डियोडोरस के द्वारा संरचित किया गया है। और यह प्राचीन भारत में यात्रा करने वाला एक महत्वपूर्ण यूनानी यात्री था, जो विदेशी यात्री भी कर सकते हैं।
और इस तरह जो है इसने जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछता है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका में किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख है। तो यह पांड्य राज्य था, पांड्य राज्य का उल्लेख उसने किया था। ये साउथ इंडिया के बारे में उसने किया था। हालांकि वो गया नहीं था वहां पर, फिर भी उसने दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख अपनी इंडिका में किया था। तो ये मेगास्थनीज के बारे में कुछ और उसकी इंडिका के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे। और इसने जो है इसकी जो कुछ कृतियां थी उसको जो है संभाल करके स्ट्रेबो, टेसियस और सेलूकस के द्वारा रखी गई हैं। आगे का इसमें देखेंगे और चीजें। देखिए इम्पोर्टेंट है कि यूनानी स्रोत के अनुसार क्या था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य सम्राट की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। यह किसके बारे में बताया गया है? यूनानी स्रोत के बारे में। और मौर्य सम्राट की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे, ऐसा बताया गया है। अब कुछ चीजें अर्थशास्त्र से जान लेंगे जो कौटिल्य द्वारा लिखित गई है। कौटिल्य या चाणक्य या चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र के जो है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, इसकी तुलना जो है यूरोपीय विद्वान की किस पुस्तक से किया गया है? तो इसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि अर्थशास्त्र की तुलना किस यूरोपीय विद्वान की पुस्तक से की गई है? तो मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से इसकी तुलना की गई है। इसके अलावा जो है आपका इसने जो है राज्य के 7 अंग बताए थे। राज्य के इसने 7 अंग बताए थे। तो उसमें जो है 7वां अंग कौन था? 7वां अंग कौन था? तो ये मित्र, यह भी क्वेश्चन पुटअप करता है, तो इसके बारे में भी जान लेंगे। और अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे। यहाँ पे पीछे से हट के ही चलिए यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ कुछ स्पेस। तो अर्थशास्त्र जो था जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, इसमें जो है 15 अभिकरण और 180 प्रकरण थे। इस तरह का भी क्वेश्चन बनेगा कि अर्थशास्त्र में कितने अभिकरण और कितने प्रकरण थे? तो 15 अभिकरण और 180 प्रकरण थे। श्लोकों की संख्या 4000 थी। कितनी थी? 4000 ये श्लोक थे। श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। और इसमें जो है राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं। और जो इसके 6ठे अभिकरण में था, 6ठे अभिकरण में ही जो है राज्य के 7 अंगों के बारे में बताया गया है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो उसमें सबसे पहला जो था, उसमें आप देख लेंगे लाइन टू लाइन। स्वामी के बाद अमात्य, अमात्य के बाद राष्ट्र था, राष्ट्र के बाद दुर्ग था, दुर्ग के बाद बल, और इसके बाद कोश, और सबसे लास्ट में मित्र था। तो स्वामी 1 नंबर, 2 नंबर अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोश और मित्र। तो इस तरह आपके 7 अंग उसने बताए थे 6वें अभिकरण के अर्थशास्त्र में। और इसके अलावा जो है यह शुद्ध रूप से राजनीति शास्त्र की एक पुस्तक कहते हैं, राजनीति के बारे में लिखी गई पुस्तक है। और 9वें अभिकरण में उसने विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं।
और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अर्थशास्त्र की जो है जो पांडुलिपि थी उसको खोजा किसने था। तो इसकी पांडुलिपि को जो है पांडुलिपि की खोज किसने की थी। तो R.M. शास्त्री ने की थी। R.M. शास्त्री ने इसकी की थी और उसका अध्ययन भी किया था। सर्वप्रथम इन्होंने इसको खोजा था, अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को। इसके अलावा अर्थशास्त्र में और चीज़ें देख लेंगे क्या है। तो अर्थशास्त्र में जो है अर्थशास्त्र के अनुसार जो था, अर्थशास्त्र के अनुसार जो था मौर्य काल में जो था शासकीय जो कर्मचारी थे उनका अधिकतम वेतन जो था 48,000 पर्ण से 60 पर्ण तक था। यानी यह अधिकतम था और न्यूनतम था वेतन ये अधिकारियों का। और इसके अलावा जो है उसने जो है अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों का भी वर्णन किया है। मुद्रा जाल साजों का भी वर्णन किया है अर्थशास्त्र में। मुद्रा जालसाजों का भी वर्णन किया है। इसके अलावा यह पहली पुस्तक है जो अधिकारियों को वेतन के संबंध में नकद देने का सुझाव देती है। अर्थशास्त्र में ही आपको जो है अर्थशास्त्र में ही आपको सीता अध्यक्ष जो कृषि से संबंधित था यह आपको मिल जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा सीता अध्यक्ष पूछेगा कि सीता अध्यक्ष किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है और यह अर्थशास्त्र में ही वर्णित है। कंटक शोधन जो है न्यायालय ये भी पूछता है। कंटक शोधन, तो कंटक शोधन जो न्यायालय था, कंटक शोधन जो था ये कौटिल्य के अनुसार या चाणक्य के अनुसार यह जो था फौजदारी न्यायालय था। क्या था? फौजदारी न्यायालय। ये फौजदारी न्यायालय था। इसने जो कौटिल्य ने उसने जो है अर्थशास्त्र में एक संस्था शब्द का प्रयोग किया है। संस्था शब्द का इसका अर्थ होता है गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग। तो यह जो है इस तरह उसने अपना किया था। और इसके अलावा अर्थशास्त्र में जो है ये भी वर्णित है कि आपका कौन कौन से लोग जो है सेना में शामिल हो सकते हैं। तो सेना में जो है क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण सभी लोग शामिल हो सकते थे। यह अर्थशास्त्र के अनुसार था। और इसने ये भी बताया था कि राजा को सर्वशक्तिशाली होना चाहिए। इसके अलावा उसने अर्थशास्त्र में जो है समाहर्ता शब्द का वर्णन भी किया है। समाहर्ता जो संग्रह करता था, टैक्स को संग्रह करता था, कर संग्रह था, समाहर्ता। और उसने ये कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेनी चाहिए, यह कौटिल्य ने कहा था। इसके अलावा उसने एक कर लगाया था जिसका नाम था प्रणय कर। यह आपातकालीन पर था। ये आपात कर था, आपात कर। इसने प्रणय कर लगाया था जो आपात का, ये भी अर्थशास्त्र में आपका वर्णित है। तो इस तरह आपने जाना अर्थशास्त्र के बारे में। और जहाज रानी पर जो है मौर्यों का अधिकार था, इसमें अर्थशास्त्र में बताया गया है। और आगे का इसमें देखेंगे टॉपिक क्या था।
अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म, ये पाली भाषा का शब्द है, धर्म का प्रचार किया है। धम्म तथा धर्म के प्रचार के लिए अशोक द्वारा धम्म महामात्र या धर्म जो है महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से किसका प्रचार किया था? धम्म का प्रचार किया था। और धम्म के प्रचार के लिए उसने धम्म महामात्र की नियुक्ति भी की थी। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी उसकी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की। इसके अलावा 4 प्रांतीय केंद्र थे। क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र, तो ये 5 थे और इसमें राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर के 4 प्रांतीय केंद्र थे। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या सुवर्णगिरी। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी, ये 4 प्रांतीय केंद्र थे जो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे उस समय। और इसमें देख लेंगे और कि तक्षशिला और उज्जैनी जो थे लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी सोने के पहाड़, सुवर्णगिरी का मतलब सोने का पहाड़, कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। तो ये मतलब सारी चीजें हैं और मौर्य प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें थी। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप इसमें जान लेंगे कि जो अशोक के समय में कह सकते हैं जो प्रांत थे उसमें आपका अशोक के समय में जो प्रांत थे उसमें इस प्रांत की राजधानी जो थी तक्षशिला थी अशोक के समय में, अशोक के समय में। और इसको उत्तरापथ भी कहा जाता था, उत्तरापथ। तक्षशिला को उत्तरापथ कहा जाता था, यानी उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। और इसके बाद अवंती प्रांत की राजधानी जो थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। अवंती प्रांत की, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की राजधानी जो थी यह आपकी उज्जैनी थी। और कलिंग प्रांत की राजधानी जो थी, कलिंग प्रांत की राजधानी, कलिंग प्रांत की राजधानी आपका ये तोसली थी। और इसके अलावा ये दक्षिणापथ की राजधानी थी, दक्षिणापथ की राजधानी थी। सुवर्णगिरी जो है आपका, सुवर्णगिरी ये दक्षिणापथ की राजधानी थी, दक्षिणापथ की राजधानी। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला हो गया, अवंती की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली और सुवर्णगिरी की ये आपका दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। तो इसके बाद आपका जो है प्राच्य राजधानी भी थी उसकी, और जो पाटलिपुत्र थी ये प्राच्य थी, इसको कह सकते हैं प्राच्य राजधानी थी उसकी। ये प्राच्य जो राजधानी थी, प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इसके अलावा जो है मौर्य शासन जो था, मौर्य साम्राज्य जो था, ये इसके केंद्र में जो है सम्राट होते थे। सम्राट के बाद अब प्रांत होता था, प्रांत में जो है एक केंद्र में सम्राट होते थे, प्रांत में जो है कुमार होते थे या फिर आर्यपुत्र कह सकते हैं। इसके अलावा मंडल होता था, तीसरे नंबर पर मंडल, फिर आगे आएंगे इसमें विषय हो जाता था, विषय के बाद स्थानीय,
स्थानीय के बाद द्रोणमुख, और इसके बाद खारवटिक था, और फिर संग्रहण था, संग्रहण, और सबसे अंत में ग्राम होता था। तो सबसे अंत में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, और सबसे बड़ी इकाई कह सकते हैं या सबसे केंद्र में जो था सम्राट हुआ करता था। तो इसके अलावा उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, प्राच्य प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विद्वान थे, मगर आगे की चीजें जो है वो अशोक के समय में आई थी। और इसके अलावा जो है यह मौर्य प्रशासन जो था यह राजतंत्रात्मक था, यह राजतंत्रात्मक था, राजतंत्र था मौर्य प्रशासन। और इसके अलावा जो है इसमें कुछ चीज़ें देख लेंगे, और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए यहाँ पे देख लेते हैं। मौर्य से संबंधित तो पुरोहित जो होता था यह, इसको कह सकते हैं यह धर्माधिकारी या प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। समाहर्ता ये राजस्व से संबंधित था, यानी टैक्स वसूला करता था राजस्व विभाग का। सन्निधाता, सन्निधाता ये राजकीय कोषाध्यक्ष था, कोषाध्यक्ष। इसके बाद सेनापति हुआ था, सेनापति युद्ध का मंत्री होता था। और ये सारी चीजें आपको जो है अर्थशास्त्र में वर्णित है तीर्थ के रूप में, ये तीर्थ के रूप में वर्णित है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे युवराज, राज्य का उत्तराधिकारी, नायक, व्यवहारिक, दंडपाल, अंतपाल और आटविक, ये सारी चीजें उसमें थी। और अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख लेंगे, जैसे मैंने थीता अध्यक्ष बताया था, कृषि विभाग का अध्यक्ष था। और पोतवा अध्यक्ष जो था ये आपका मापतौल का अधिकारी था। और इस तरह इसमें सारी चीजें थी। अशोक के समय में जो युक्त था, अशोक के समय में युक्त जो थे वो जिले में राजस्व वसूल करता था, राजस्व जो है जिले का, और उसका लेखा जोखा भी करता था। रज्जुक कह सकते हैं, रज्जुक अधिकारी जो था, या राजुक भी इसे कहते हैं। यह वर्तमान में जो डीएम हमारे हैं, अधिकारी कह सकते हैं, जिला अधिकारी यह होते थे। और यह राजस्व प्लस न्याय दोनों करता था। इसके अलावा प्रादेशिक थे, युक्त हो गया, रज्जुक हो गया, प्रादेशिक। प्रादेशिक जो थे ये मंडल का प्रधान होता था, और इसको कह सकते हैं मंडल प्रधान। इसके बाद स्त्रियाध्यक्ष था, धम्म महामात्र, ये इंपॉर्टेंट है आपका, धम्म महामात्र। और यह जो है विभिन्न प्रकार के, इसको जो है अशोक ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में नियुक्त किया था, धम्म महामात्र अधिकारी की। और इसका काम जो था ये धर्म से संबंधित चीजें थी, धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसके बाद और भी चीजें उसने थी बताई थी। तो अशोक के तीसरे अभिलेख में जो है, तीसरे अभिलेख में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक,
ये 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है तीसरे अभिलेख में। किसमें मिलता है? तो ये तीसरे अभिलेख में जो है उसका वर्णन मिलता है। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक का तीसरे अभिलेख में उसका वर्णन मिलता है अशोक के। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। वीडियो का कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरी व्याख्या के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।